गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आकर खत्म हुआ। 27 साल की इनकम्बेंसी के बावजूद गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। क्या कांग्रेस और क्या आप मोदी मैजिक के आगे सब फीके पड़ गए? जनता ने मोदी पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से गुजरात बीजेपी की झोली में डाल दिया। गुजरात में जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जीत बीजेपी के काम पर लोगों के भरोसे की जीत है। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। गुजरात में तो कांग्रेस की दाल नहीं गल पाई, लेकिन कांटे की टक्कर के बावजूद हिमाचल में कांग्रेस ने बाजी अपने हाथ में ले ली। हिमाचल में स्थानीय मुद्दे और बीजेपी में विद्रोह ने कांग्रेस को बहुमत दिलवा दिया। कांग्रेस हिमाचल की जीत पर खुश है, लेकिन गुजरात पर मंथन करेगी। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई, ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है, लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी का उदय हो गया है, लेकिन वो हिमाचल में खाता खोलने में नाकाम रही। गुजरात में कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाकर आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद भी आपका जोश हाई है। गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। 5 राज्यों की 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने भी चौंकाया। बीजेपी ने बिहार की कुर्नी सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की। यूपी के रामपुर में भी शुरुआत से आगे चल रहे सपा उम्मीदवार को हराने में भी बीजेपी कामयाब रही। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक सीट जीत ली है, जबकि ओडिशा की एक सीट बीजेडी की खाते में गई। यूपी के खतौली में आरएलडी ने जीत दर्ज की। वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की डिंपल यादव ने बाजी मारी। चुनावी दंगल फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत के मायने क्या है। इन नतीजों में 2024 के लिए क्या कोई संदेश छुपा है? तो इन चुनावों के मायने क्या है, इन नतीजों के मायने क्या है? गुजरात की जो ऐतिहासिक जीत है, जहां इतनी जबरदस्त सीटें, 50% से ज्यादा मत अगर एक पार्टी को मिलते हैं तो उसको कैसे डिकोड करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में लूज किया है, 0.9% की वोट कम मिले और सीटों का अंतर काफी हुआ, जिसकी वजह से वो हारे। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे कि इस जीत के मायने क्या है, इसको कैसे डिकोड करें और आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति करवट लेने वाली है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेसी प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं हमारे साथ। आम आदमी पार्टी की तरफ से ओम कोतवाल, सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, न्यूज 18 के मेरे सहयोगी सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी और राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। 3 नतीजे आए पिछले 2 दिनों में, जिसमें एक सबको मिले, एक तीनों पार्टियों के। लेकिन गुजरात की जीत बेहद अलग है, बेहद खास है, इसलिए उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि 27 साल, रादर इसको 7वीं नहीं बल्कि 8वीं में कहूंगा, क्योंकि जब उससे पहले का भी एक चुनाव था जब जनता दल और बीजेपी की जेवी सरकार वहां थी, वो भी अगर आप जोड़ लें तो लगातार 8वीं है ये। उसमें भी अगर आप इतने बड़े मतों से जीत के आए
तो कहानी में एक डिफरेंट चीज देखने को मिलती है कि ऐसा क्यों है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की जबरदस्त लोकप्रियता और लोगों का उनके प्रति जो प्रेम है वो वोटों में कन्वर्ट होकर हमारे सामने आया। शलम जी, बहुत बहुत बधाई है आपको एक बहुत ही शानदार जीत के लिए। लेकिन हिमाचल में आप चूक गए, थोड़ा सा एक मत प्रतिशत कम रहा, इसकी वजह से सीटें आपकी गिरी। कैसे डिकोड करेंगे इन दोनों जीतों को मिला के? आप समझाइए, आप कैसे ले रहे हैं इस चीजों को? बहुत धन्यवाद आपको, और खास तौर पे हम सब की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुजरात की जनता का बहुत धन्यवाद, हिमाचल की जो महान जनता है उनका भी बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे आपने अपनी बात में भी ये कहा कि 0.9% के करीब वोट जो शेयर है उसमें अंतर है हिमाचल के भीतर। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, आमतौर पे जो एक हमेशा से एक परंपरा रही, ट्रेंड रहा, राजनीतिक जो रिजल्ट आते रहे, आप देखिए कि एक बार के बाद दूसरी सरकार बदलती थी, दूसरी सरकार आती थी, लेकिन जो अंतर होता था वो हमेशा बहुत बड़ा अंतर होता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो वोट शेयर का अंतर है वो 1% से भी कम है। बहुत जगहों पे बहुत मार्जिनल वजहों से, बहुत मार्जिनल वोट से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई। और इसलिए अब मानते हैं कि नहीं, हिमाचल की जनता ने भी बहुत आशीर्वाद दिया। हम बिल्कुल उस जो रिजल्ट आया उसको स्वीकार करते हैं और उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। गुजरात की जो जीत है वो अपने आप में, आप देखिए, 56 इंच का सीना लेकर गुजरात के निकले सपूत थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत सारे अनुमान लगा रहे थे कि 27 साल की सरकार है, 27 साल की सरकार के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी खड़ी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो जुड़ाव है, प्रधानमंत्री जी ने जो गुजरात के लिए किया है, राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। और हम सबको विश्वास था कि नहीं, बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। और यही कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 150 सीटों का जब लक्ष्य दिया तो बहुत सारे मीडिया के साथी मजाक में पूछते थे कि 150 तो दे दिया, आएगी कितनी, जीतेंगे कैसे? कुछ लोग दिल्ली से भी आए थे उधम मचाते हुए, उनको भी गुजरात की जनता ने जवाब दिया। और कांग्रेस ने जो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी के लिए, जो बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मुझे लगता है गुजरात की जो महान जनता है वो अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह प्रधानमंत्री जी को मानती है। गुजरात की जनता ने इस अभद्र भाषा की, जो कांग्रेस की भाषा थी, उसको दिल पर लिया और उसका परिणाम यह आया कि कांग्रेस का जो रिकॉर्ड था वह भी टूटा। 33 सीटों का रिकॉर्ड था, सबसे पुअर रिकॉर्ड जो रहा है कांग्रेस का। आज आप देखिए 17 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर आ गई है। ये बहुत बड़ा जनादेश है, हम इस जनादेश का हृदय से सम्मान करते हैं। और जो जनता ने जो भी नतीजे दिए हैं गुजरात में भी चाहे हिमाचल में भी, उसका सम्मान, और हमें विश्वास है कि आगे हमें और अच्छा अवसर मिलेगा। हम इसी तरीके से देश की सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का आपने संबोधन सुना, बहुत बड़ा दिल उन्होंने दिखाया। SC/ST सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनका भी समर्थन मिला है। राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने एक जनजातीय परिवार से आने वाली बहन को राष्ट्रपति बनाया, यह भी लोगों के जहन में था। माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला, सभी का आशीर्वाद मिला है। और यह जनादेश निश्चित तौर पर हमारे लिए हमारा हौसला बढ़ाने वाला जनादेश है। हम और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल और शलभ आपसे, सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका भी, मैं सवाल के तौर पर नहीं वैसे बता रहा हूं, वहां पे भी बहुत जबरदस्त जीत हुई। सूरत की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, जहां पे लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन वहां पे भी आपने 0 ऑल कर दिया है। एक आलोचना या विश्लेषण लोग कर रहे हैं कि विपक्ष बड़ा बटा हुआ था, इस वजह से भी ऐसे नतीजे आए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि क्या यहां पर 2 ही दल लड़ेंगे, यही तय होना चाहिए कि नहीं सिर्फ 2 दल ही चुनाव लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी तो आप देखिए, आम आदमी पार्टी में सूरत में काम कर रहा था, मैं आपको बताता हूं, आप पता करिए, आपके भी जो रिपोर्टर्स हैं बताएंगे। सूरत में 2 सीटें थी, कतारगाम और वराछा। उन दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन दे दिया और ये कहा कि नहीं, आप ही चुनाव लड़िए, हम चुनाव नहीं लड़ सकते। अपने लोगों के बीच में जाकर कह रहे थे कि भाजपा हराना है। ऐसी बहुत सी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दिया, कहा नहीं, भाजपा को हराना है, मोदी जी को उनके गढ़ में हराना है, मोदी जी को उनके गढ़ में हमको सबक सिखाना है। तो बहुत सी जगहों पर टैक्टफुल वोटिंग हुई। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बढ़ाया, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बढ़ाया। लेकिन गुजरात की जनता बहुत होशियार है, उन्होंने कांग्रेस की हुकूमत का एक काला राज देखा है, काला शासन देखा है, कैसे दुर्गति कर दी थी पूरे गुजरात की। गुजरात को एक्सटॉर्ट करते थे, माफिया लूटते थे, दाऊद इब्राहिम के लोग आकर लूटते थे, दंगे फसाद करते थे, वहां पर माताओं बहनों के साथ अत्याचार होता था। गुजरात के हमारे जो कारोबारी भाई हैं वो
निकल नहीं पाते थे, उनका अपहरण होता था, वहां से लाकर मोदी जी ने गुजरात को विकास के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ाया और आज गुजरात का मॉडल जो है पूरी दुनिया में, पूरे देश में मशहूर है। तो गुजरात के लोग उस मॉडल के साथ खड़े हुए, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो मिलकर चुनाव लड़ती रही। सूरत इनके केंद्र में था, उसका कारण है पिछली बार भी जीएसटी को लेकर बहुत सारी अफवाह फैलाई, इस बार भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी गोधरा का जिक्र किया, कभी मोरबी का जिक्र किया, लेकिन आप देखिए मोरबी में भी चुनाव जीते, गोधरा में भी चुनाव जीते, और सूरत की जनता समझ गई थी कि दोबारा से छलिया आए हैं छलने के लिए, न पिछली बार छले गए थे न इस बार छले जाएंगे, इसलिए जमकर समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो मिली भगत थी वो बेनकाब हुई। हाँ, कांग्रेस का नुकसान हुआ क्योंकि मिलकर आम आदमी पार्टी ने जरूर कांग्रेस का नुकसान कर दिया। कांग्रेस का तो बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। अनुमा जी हमारे साथ है। अनुमा जी, पहले तो बधाई स्वीकार करिए, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार बन रही है और आप वहां जीत गए, लेकिन गुजरात में काफी बुरा प्रदर्शन आपका रहा। आंकड़े हमारे सामने हैं। और हिमाचल में मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपकी सरकार है, 5 साल चलेगी, बढ़िया सब काम करेंगे, लेकिन बहुत ही थिन मार्जिन से 0.9% का डिफरेंस है, जिससे सीटों में अंतर आ गया है। तो क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया ये है कि सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता को बधाई कि उन्होंने एक चुनाव जीता, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी बधाई अगर वो हैं तो, कि उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। अब आते हैं हम गुजरात पर और हिमाचल पर। तो गुजरात में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो जो सरकार पहले थी वही दोबारा बनी, तो इसमें क्या बहुत बड़ी क्या बात है? ठीक है, सीटें बहुत आई, तो आपने गुजरात की अस्मिता का सवाल खड़ा कर दिया था। लोगों को जब उनकी अस्मिता की बात करते हैं तो वो उस पर वोट देते हैं। यहाँ कहीं विकास नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि गुजरात में कोई ऐसे रोजगार नहीं बने हैं। जो भी PSUs बने हैं, जो रिफाइनरी बनी है, जो हाजरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कांग्रेस के समय में बना है। एक भी हॉस्पिटल नहीं बना है। और उसके बाद हम बहुत सारे अनाप शनाप बातें इसलिए सुनते हैं क्योंकि इतिहास जीतने वाला लिखता है, तो जीतने वाला वो बोलना चाहे वो बोल सकता है। यहाँ पर बहुत क्लियरली, क्योंकि देखिए गुजरात में सबसे ज्यादा नशा है, 2.4 लाख केसेस इसके दर्ज हुए हैं। उसके अलावा मोरबी हुआ, वो सबने। आप जो बात कह रही ना, मैं अब नहीं, सुन तो लीजिए, सवाल आप ही से सवाल है ये। आप कह रही हैं कि जो है वही जीत जाता, मैं उस पर कह रहा हूं 49.1% से बढ़ के 52.5% वोट हो गया है। आप इसका मतलब समझ रही, आधे से ज्यादा वोट। समझ रही हूँ, बिल्कुल। सवाल तो सुनिए ना, सीटें 156 और आप 42.4 से घट के 27% पे वोट पे आ गई हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि जो आप इतनी कमियां गिना रही हैं, आप थोड़ा सा आत्मावलोकन तो करिए। आपके अध्यक्ष जी तो स्वयं कह रहे हैं कि कमियां रही होंगी, आप तो वो भी नहीं मान रही। देखिए आपने क्या किया, जब गुजरात की बात की तो उसको बहुत ही ज्यादा भव्य बनाया और हिमाचल के लिए कह दिया, क्योंकि गुजरात की जीत आज भव्य है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई इनकार कर सकता है क्या? भव्य है भाई, उन्हीं के पास था, उन्हीं के पास है। ठीक है, थोड़ा सा सीटों का अंतर बढ़ा है, तो हम 3 लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे, और AMIM के खिलाफ भी लड़ रहे थे। तो कुल जमा आप जो उसको भव्य दिखा रहे हैं और हिमाचल की जीत को छोटा बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, गलत। मैंने हिमाचल की जीत को छोटा नहीं कहा है, मैंने कहा कि बहुत थिन मार्जिन से बड़ी सीट का अंतर हो गया, छोटा नहीं है वो। लेकिन आप जिस तरह से गुजरात को कह रही, गुजरात देखिए, आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। आज गुजरात के सिवा कोई चर्चा कर सकता है क्या? इतनी बड़ी मार्जिन 27 सालों बाद अगर कोई पार्टी ले आए तो हम ये कहते हैं नहीं, वो तो पहले सरकार में थे इसलिए आ गए। भाई आप मुझे बोलने अगर देना चाहते हैं तो मैं बोलती हूँ, फिर मैं छोड़ ही देती हूँ ना। आप ही बोल दीजिए सब, मैं अपनी बात तो रखूंगी कि नहीं? कि आप रखिए बात रखिए, आप ही को रखना दीजिए। हर तीसरे सेंटेंस में मत मुझे टोकिएगा, बोलिए, मेरे को पूरी बात करने दीजिए। गुजरात किसके पास था? उसी के पास है। यहाँ MCD बीजेपी के पास थी, अब उसके पास नहीं। हिमाचल बीजेपी के पास था, अब उसके पास नहीं। थोड़ा ब्रॉड देखिए, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और आपके लिए निष्पक्षता बहुत जरूरी है। जिसमें आप 40 सीटें देख रहे हैं, आपने सीधे 9% को करके उसको तुच्छ दिखाने की कोशिश की, तो वो मैं आपके ऊपर पॉइंट आउट कर रही हूं। और गुजरात में प्रधानमंत्री गुजरात से, गृह मंत्री गुजरात से, हालांकि बाकी मंत्रियों के बारे में कोई नहीं जानता कि मुख्यमंत्री जो है वो तो ऐसे बिल्कुल कठपुतलियों की तरफ बदल दिए जाते हैं। गुजरात में विकास नहीं हुआ है, लेकिन भव्यता जिसके कारण, और दूसरा लोगों के ऊपर बार बार गुजरात की अस्मिता, गुजरात के गौरव की बात। और तीसरी चीज ये कि इसी समय जब ये सब चल रहा था
कांग्रेस पार्टी ने 3 साल पहले से हम काम कर रहे थे बूथ लेवल पे, हम गांवों में मजबूत हुआ करते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हम बिल्कुल साफ छवि के एक्टिविस्ट की तरह जो यंग ब्रिगेड है उसको अगर हम लगाएंगे तो शायद हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और ये प्रयोग जो उसी समय हुआ, ये प्रयोग हमें उतना सूट नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से हमने सरेंडर कर दिया या कुछ, लेकिन हाँ, हमने जो प्रयोग किया उसका शायद समय सही नहीं था और हो सकता है कि हम उसको मेजर ठीक तरीके से नहीं कर पाए। तो हम मानते हैं गुजरात था बीजेपी के पास, गुजरात है बीजेपी के पास और रहेगा। 52 सीटें हैं, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन गुजरात में विकास नहीं हुआ है। सीटें आई हैं, इस देश में आजकल केवल चुनाव ही चुनाव रह गया है। एक चुनाव खत्म नहीं होता दूसरा चुनाव, दूसरा नहीं खत्म होता तीसरा चुनाव, और उसके अलावा पूरे समय आज थोड़ी जी अनुमा जी रुकिए, अब थोड़ा जवाब ले ले। वन इलेक्शन वन नेशन फिर करा लीजिए ना, वो तो बहुत दिन से मोदी जी चाहते हैं कि वो हो ही जाए, लेकिन वो भी उस पर भी सहमति नहीं बन पा रही। और आप ही प्रमोट करेंगे उसे, पर क्यों हो? सलम बड़ी जी, आप ही की सरकार थी, आप ही की है, सब जगह आप ही की, तो आप ही रहेंगे क्या? ये तो फार्मूले के हिसाब से आप ही रहेंगे हमेशा फिर। नहीं, अच्छा है, मेरी बहन ने जो आकलन किया है, बहुत धन्यवाद उनका। किसी तरह का आकलन कांग्रेस पार्टी करती रहे, राहुल गांधी जी भी करते रहे, बहुत अच्छी बात है। हम तो इस बात से खुश हैं कि उनको लगता है कि हमारी सरकार थी। 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपनी सेवा कर रही है गुजरात के लोगों की, और उसके बाद 156 सीटें आना और कांग्रेस को 17 सीटें, मतलब अगर इसके बाद भी हमारी बहन खुश है, मैं बहुत खुश हूं, हम सब तो खुश हैं, हमारी बहन खुश है, इसलिए और ज्यादा खुश है कि कांग्रेस इसी नीति पर चलती रहे। आप देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो ठीक है। कल को अगर आम आदमी पार्टी के पीछे भी चली जाएंगी तो ये बोलेंगे नहीं, ये 32 साल सरकार हो गई, अब उसके बाद भी आ गई तो हम क्या करें, ये तो होता ही रहता है। तो खैर, ये कांग्रेस का अपना आकलन हो सकता है, लेकिन हम तो सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि ये हिमाचल हो और गुजरात हो चाहे दिल्ली हो, दिल्ली में भी, दिल्ली का जिक्र हमारी बहन ने किया है, दिल्ली में जितने एग्जिट पोल आए थे उन्होंने क्या बताया था, और तमाम सारे पॉलिटिकल जो विद्वान थे उन्होंने क्या सीटें दिखाई थी। और जी सलम जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग संक्षिप्त में रखें, कई मेहमान है जी, परफेक्ट है एकदम। अरे प्रतीक त्रिवेदी जी हमारे साथ। प्रतीक त्रिवेदी जी, आप तो बहुत घूमे हैं, अभी भी मेरे ख्याल में वहीं होंगे शायद, या लौट आए होंगे। ऐसा अनुमान था आपको कि ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, क्योंकि बहुत सारे पंडित फेल हो गए थे, दिख रहा था क्या ग्राउंड पे? आपको बधाई देना चाहूंगा पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के लिए। आप लगातार चुनाव पे आपने कई विश्लेषण किए, कई में मैं शामिल नहीं हो पाया, माफी चाहता हूं। घूमता रहा, ये बात सच है कि उत्तर दक्षिण और चंबा से लेकर वलसाड तक और कच्छ तक जाता रहा, लेकिन मैं 2-3 पॉइंट है बड़े जल्दी जल्दी कह रहा हूं, क्योंकि बाकी सब कुछ कहा जा चुका है और ये भी कहा जा गया होगा, रिपीट ना हो तो ऐसी उम्मीद करता हूं। देखिए, ये बात सच है कि हम गुजरात पे बात कर रहे हैं, हम हिमाचल पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हिमाचल पे बात करनी चाहिए, हमें ऑफकोर्स करनी चाहिए, लेकिन गुजरात अगर 99 या 105 रहता तो उसके मायने कुछ और हैं, लेकिन अगर गुजरात 157 होता है तो उसके मायने बहुत कुछ और होते हैं, और वो पार्टी के अंदर उसकी डायनेमिक्स हो, एक लीडर की, जिसको कहते हैं, अगर हम ब्रांड मोदी कहते हैं तो उसकी बात हो, और या फिर विकास की बात हो, या गुजरात के मॉडल की बात हो, तो बहुत कुछ बदलता। गुजरात सिर्फ सिंपल गुजरात का चुनाव नहीं है साहब। और मैं आपको, आप तो बिजनेस चैनल से हैं सर, मैं आपसे सिर्फ एक दरखास्त करता हूं कि मैं 2 दिन से, मैंने कल भी कहीं जिक्र कर रहा था, होटल अवेलेबल नहीं है अहमदाबाद में, सूरत में और बड़े शहर में, क्योंकि सारे लोग देश के यहां पे मौजूद हैं, सारे के सारे लोग। क्यों सबके इतने इंटरेस्ट क्यों गुजरात पे? इसलिए कि देश में गुजरात का चुनाव, वो बात सच है कि गुजरात प्राइड से जोड़ दिया। क्यों बंगाल में बंगाल की प्राइड से नहीं जोड़ा गया था क्या चुनाव? तो गुजरात में गुजरात की प्राइड है, और उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा प्रधान है, और जो बात है स्वीकार किया जाना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस की जीत, वहां संतोष था, और मार्जिन इसलिए कम कर लिया क्योंकि वहां पर जिस बात को इस चुनाव ने स्टैब्लिश किया, और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मोदी जो ब्रांड है, मोदी का जो मैजिक है, उसने उस 0.9 पे रोका है आके। यकीन मानिए, मैं हिमाचल में मैंने 10 शो किए हैं और 10 जगह मैं घूम के, चंबा तक, उसके आगे तक, मनाली तक गया और वहां तक घूमता रहा, वहां संतोष था, लेकिन वो जो मार्जिन कम किया, वो डिफरेंस सिर्फ वही है।
ये कहीं और होता, बड़ा होता, लेकिन वो मोदी जी का जो बम्बार्डमेंट है, जो उससे कार्पेट बॉम्बिंग करते हैं वो रैलीज की, उससे वो मार्जिन को कम कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ गुजरात में, 2-3 पॉइंट है, जल्दी जल्दी कहते हैं, बहुत पैनल बड़ा है। गुजरात सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी का जो मैजिक है जी, वो 156-157 पे जब आप आते हैं तो पूरी तरह फुली एस्टैब्लिश्ड है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और इस चुनाव में वो प्राइड वाली बात जो है, गुजराती प्राइड वाली, वो जोड़ा गया, ये ऑफकोर्स जोड़ा गया, और लोगों ने इसको देखा, लोगों ने कहा, और ये बात सच और क्यों ना हो। मेरा तो सवाल ये भी है, क्यों ना हो। मैंने तभी एक उदाहरण और भी रखा था आपके सामने, और वो वहां पे जाके वो स्टैब्लिश होता है कि नहीं, ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जी, मुझे क्या बाटला जो गैस का सिलेंडर है वो 1072 का नहीं है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि अगर मुझे रोना है तो मैं यहीं रहूंगा, इसी ब्रांड पे रहूंगा, इसी पार्टी पे रहूंगा। तो ये क्योंकि भरोसा है, जो आदमी जो राहगीर है उससे जब आप बात करते हैं तो कहता मालूम है था महंगाई है, और नोबडी कैन डिनाई महंगाई है, मैं खुद कह रहा हूं महंगाई है, लेकिन वो कहते हैं कि भरोसा ही नहीं पे, भरोसा मैं ही नहीं पे करता हूं। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोदी जी का वहां से कनेक्शन, गुजरात का विकास का मॉडल, लोग आलोचना करते, पता नहीं कैसे करते हैं। सत्ता है, मैं इस बात को इसलिए बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, और फॉर द रिकॉर्ड जो लोग ये मेरी आलोचना कर रहे हैं कि मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, तथ्य रखता हूं सामने, फिर आपसे इस पर चर्चा कर लेंगे आगे भी। 48.8% वोट था पिछले चुनाव में बीजेपी का, जो इस बार घट के 43% के आसपास आया है। कांग्रेस का 41.7 था, जो इस बार बढ़ के 43.9 आया है। 0.9% आपका बढ़ा है। इनका जो ज्यादा नुकसान आपने नहीं किया है, इनका नुकसान इनके जो विद्रोही बागी प्रत्याशी थे, संगठन की कुछ कमियां थी, भले शरद जी ना बोले, लेकिन इसकी वजह से हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थिन मार्जिन से आप जीत गए, आपको बधाई, आपकी 5 साल सरकार चलेगी, इसलिए ये बात कही जा रही है। लेकिन गुजरात की विक्ट्री डिफरेंट है, पूरा विपक्ष का वोट जोड़ लीजिए। अगर मैं ये कह दूं कि ठीक है आम आदमी पार्टी वहां चुनाव न लड़ती, तब भी आप बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, आपकी 50-60 सीटें आती मैक्सिमम, क्योंकि वोट परसेंटेज भी तो कोई मैटर करता है ना। इसलिए मैं एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, हर स्टेट का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड भी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात भी, लेकिन गुजरात चुनाव के मायने कुछ और हैं। एग्जैक्टली। और वो ये भी है कि कई चीजें उससे जो इंटरनल डायनेमिक्स बनती है, जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स बनती है, उसको समझने की कोशिश है जी। और उसको अगर आप समझेंगे जी प्रतीक, तो जब अगर आप ये 99 के 105 पर रुक जाते हैं और 99 के 157 पर रुकते हैं, तो फर्क हो जाता है जो इसको समझने वो बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है उसको समझने की। इसमें किसी को अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। आज वो दिन है, तो इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, मेरा काम है चर्चा करना। ओम कोतवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ओम कोतवाल जी, हिमाचल में सफाया आपका, और गुजरात में 5 सीट आपके मुख्यमंत्री जी तो लिख के दे रहे थे। देखिए, इसके अंदर पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि गुजरात में हमारी एंट्री हो चुकी है। जो पुरानी एक भ्रांति चली जा रही थी गुजरात के बारे में कि तीसरा पक्ष यहाँ पे अपना पांव भी नहीं रख सकता, ये पहले हमने ये मिथ को तोड़ा है। तो टू वेरी बिगिन विथ हमने 12.9%, जो हमारे एंकर जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा कि वोट शेयर नाम की कोई चीज होती है, और वो वोट शेयर पे अगर मैं जोर दूं तो हमें 12.9% वोट शेयर मिला है, जो बहुत ही अच्छा मार्जिन है। और यही 12.9% जो गुजरात का है, उसी 12.9% की वजह से हम आज आम आदमी पार्टी के लोग नेशनल पार्टी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है हमारे लिए। और लोगों ने हमारे कम से कम जो मुद्दे थे, जो हमने इश्यूज दिखाए थे, जो हमारी मुद्दों की राजनीति थी, उसको कुछ हद तक अपनाना शुरू किया है। और इस बार हमने एक खिड़की बनाई है गुजरात के अंदर, जहां से हमें गुजरात के हम ऋणी हैं, आभारी हैं कि उन्होंने हमें नेशनल पार्टी बनाया। अगली बार दरवाजा तोड़ के 2027 के चुनाव में बिल्कुल ही भारी मात्रा से आगे बढ़ेंगे। जी जी जी। हर्षवर्धन, खालिद अख्तर और कार्तिकेय जी हमारे साथ हैं। 3 एनालिस्ट हैं, एक डेटा क्रंचिंग भी बहुत करते हैं। खालिद जी, आपके अनुमान से ऐसे ही आ रहे थे या आपको भी सरप्राइज हुआ?
नहीं, हमारे अनुमान लगभग ऐसे ही आ रहे थे कि बीजेपी की अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री यहाँ पे होने वाली है, और हम ये कह रहे थे लगभग हो सकता है कि शायद वो अपना पिछला सब जो रिकॉर्ड था 127 सीटों का वो भी वो तोड़ दे, जो कि इस बार हुआ है। और वोट शेयर भी हम लगभग 50% के आसपास दे रहे थे, जो तकरीबन उनका 52 से 53% आया है। देखिए, अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं ये इलेक्शन कैसे देखता हूं या कैसे एनालाइज करूंगा, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन है। अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है कि ये 27 साल की रूलिंग पार्टी होने के बावजूद भी जो रिजल्ट्स आए हैं और जो हम लोग देख रहे थे उसमें ऐसा था कि एंटी इनकम्बेंसी रूलिंग पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि अपोजिशन के खिलाफ थी। वजह यह थी कि अपोजिशन कहीं पे दिख ही नहीं रहा था। भाई, अगर आम आदमी पार्टी 13% का वोट शेयर ले रही है तो आप देख लीजिए साफ साफ कि वो कहां से ले रही है, वो कांग्रेस के खाते से ले रही है। और दूसरा अनप्रेसिडेंटेड चीज ये है कि बीजेपी की सीटें जो बढ़ी हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिवीजन ऑफ वोट से ही बढ़ गई हैं, आप ये देखेंगे कि उनका वोट शेयर भी बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले, यानी कि उनको कुछ नए ब्लॉक्स ने भी वोट दिया है। जैसे कि आप देखेंगे कि गुजरात में तकरीबन 40 सीटें हैं एससी और एसटी की, उनमें उन्होंने 34 सीटों में बहुत लंबे मार्जिन से जीत हासिल की है। कच्छ सौराष्ट्र का इलाका जहां पिछली बार कांग्रेस ने बेहतर किया था बीजेपी से, वो भी बीजेपी के पास ज्यादा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि चूंकि जब 156 सीटें हैं तो हर जगह ही उन्होंने बेहतर किया होगा। तो एक अनप्रेसिडेंटेड ये है कि 27 साल के रूल के बाद भी हमें कोई एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग पैटर्न में नहीं दिखी। हालांकि जब हम लोग बात करते थे लोग इश्यूज बताते थे कि साहब बेरोजगारी का इशू भी है, इन्फ्लेशन भी है, लेकिन जब ये पूछा था वोट किसे देंगे तो वोट देने के मामले में वो वापस बीजेपी पे ही कहते थे। वजह ये क्योंकि 2017 में जो लोगों ने उन्हें वोट दिया कांग्रेस को, सिर्फ 8% का गैप रह गया था, 41% वोट मिला उनको, 77 सीटें आई, और बीजेपी को उन्होंने मतलब लगभग रोक दिया था, मेजोरिटी मार्क्स से सिर्फ 7 सीटें ज्यादा आई थी। लेकिन उसके बाद अपोजिशन वहां से लगभग नदारद रहा। देखिए, अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी भाई पिछली बार भी था, इस बार भी ज्यादा सीटें ले आए, तो इसमें कौन सी, मुझे ये तर्क कुछ समझ में नहीं आया। होता यह है कि भाई आपको जब इतना बढ़िया मैंडेट लास्ट टाइम दिया, आप लगातार आपका वोट शेयर बढ़ रहा था, तो आपको तो 2017 से लगातार फील्ड में रहना चाहिए था, और उसका नतीजा भी दिखता आपको। क्योंकि अगर आप 2012 में देखेंगे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की वहां पे मेहनत को, तो राहुल गांधी ने 12 दिन दिए थे और 3-3 दिन उन्होंने 4 रीजन्स में दिए थे, और पदयात्राएं की थी, लोगों से मास मतलब स्मॉल लेवल पे मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम चलाया था, और उसका नतीजा दिखाई दिया था। इस बार तो वो सिर्फ एक दिन के लिए गए हैं, और लोग इनसे बात करिए कांग्रेस वालों से तो ये कहेंगे साहब वो तो भारत जोड़ो यात्रा में थे। भाई 7 सितंबर से पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी क्या, नहीं चल रही थी, तो आप तब क्यों नहीं गए? जबकि 7 सितंबर तक आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल लगभग 10-12 बार जा चुके थे। भाई आम आदमी पार्टी को अगर 13% वोट दिया है आपसे टूट करके, वो इसलिए दिया है कि आपकी लीडरशिप वहां गई ही नहीं। लोग वहां पे लोगों को आप कन्विंस कर ही नहीं पाए कि हाँ साहब मोदी जी के रूल में। साहब मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। कार्तिकेय, आप कैसे डिकोड करते हैं इस विक्ट्री के आपके लिए क्या मायने? कार्तिकेय, मैंने आपसे पूछा। अच्छा सॉरी नीरज भाई, बहुत कुछ कहा जा चुका है। मुझे लगता है गुजरात का मैंडेट नरेंद्र मोदी जी के लिए है। ये उनकी पॉपुलैरिटी को फर्दर प्रूव करता है, इस्टेब्लिश करता है कि गुजरात में वो नंबर 1 लीडर है। जैसे कि हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव में हिंदी पट्टी के राज्यों में वो नंबर 1 लीडर है, गुजरात में उनका एक, जैसा कि आपने कहा, कनेक्ट है, तो नंबर 1 है। ये मैंडेट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए है, ये बीजेपी से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के लिए है। लेकिन नीरज भाई, मैं एक प्रोवोकेटिव बात कहना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा सतह से नीचे जाएं, आप देखेंगे कि बीजेपी ने एक मैसिव विक्ट्री रजिस्टर की है गुजरात में, अनप्रेसिडेंटेड, ये हिस्ट्री में लिखी जाएगी, बहुत शानदार जीत। मैं ये भी मानता हूं कि डिवीजन ऑफ अपोजिशन वोट एक्सक्यूज नहीं है, वो मिलाकर भी 40-41% वोट बनता। बीजेपी ने गेन किया है पॉकेट्स में। मुझे लगता है कि अभी मेरे ख्याल जो हमारे भाई हैं सी वोटर्स, उन्होंने बताया, मुझे लगता है कुछ पाटीदार वोट भी वापस आया होगा जो 17 में चला गया था उनसे दूर, और भी जो वोटिंग ब्लॉक चले गए थे। और कांग्रेस ने एज विपक्ष कुछ काम ज्यादा नहीं किया गुजरात में। ये सब कंसीड करने के बाद अब मैं कहता हूं, मुझे ये 3 चुनाव के रिजल्ट्स मिलाकर बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लम भी दिखती है। मोदी जी पर उनकी रिलायंस बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लोकल लीडरशिप एमसीडी का चुनाव नहीं बचा पाती। मैं मानता हूं 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन फिर मोदी जी 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो बीट कर लेते हैं गुजरात में, दिल्ली में नहीं कर पाते, वो जाते नहीं।
तो लोकल लीडरशिप क्यों नहीं रेस्ट कर पाती? वो हिमाचल में आप कह रहे हैं कि उनका 6% डिक्लाइन आया है, कांग्रेस का 2% इंक्रीज आया है, और आपका टिकर कहता है कि इस बार बारी कांग्रेस की थी। तो नीरज जी, बारी तो उत्तराखंड में भी कांग्रेस की थी, लेकिन वहां तो मोदी मैजिक चल गया, बीजेपी निकाल गई। तो लोकल लीडरशिप को आप डिफेंड कर रहे हैं मोदी जी का फेस लगाकर। प्रतीक भाई ने एकदम सही बोला, ये मार्जिन शायद और बड़ा होता अगर मोदी का फेस नहीं लगाया होता हिमाचल में। तो लोकल लीडरशिप वहां भी विफल कहीं ना कहीं लग रही है। आप कहते हैं रिबेल प्रॉब्लम तो लोकल लीडरशिप की मैनेज करने की बात है ना, वो नहीं मैनेज कर पाए फॉर सम रीजन। तो मुझे इसमें बीजेपी के लिए बाहर से बहुत अच्छी शानदार विक्ट्री लग रही है, लेकिन आफ्टर मोदी ये सवाल ना केवल गुजरात में बट राज्य दर राज्य मुझे लगता है बीजेपी के अंदर खाने भी ये चर्चा शुरू हो गई होगी कि ये ओवर रिलायंस उनको आगे जाके कहीं परेशान ना करे। जी, इसका खैर मैं डिफेंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास भी बहुत नंबर्स है, लेकिन इसका डिफेंड शलभ करेंगे। लेकिन मैं एक बार हर्षवर्धन से इस पर एक सवाल ले लूं। हर्षवर्धन, जो बात अभी कार्तिकेय ने कही ना, मैं उसी से जोड़ के एक दूसरी बात रखता हूं। भारत के सभी राज्यों के चुनावों में जो विपक्ष है, इंक्लूडिंग आप, कांग्रेस, सपा, बसपा, जेडीयू, फलाना ढिमकाना, सारे मिलके उस अपोजिशन का जो वोट परसेंटेज है उसके अंदर खेल रहे हैं, और कोई इसमें ज्यादा बढ़ा ले जाता है तो किसी को नुकसान होता है, कोई किसी का वोट शेयर खा लेता है तो उसको नुकसान होता है। लेकिन इनकम्बेंट पार्टी इंक्रीज करे, ये मैंने पहली बार देखा कि वो उस अपने चंक से और आगे बढ़ रही है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, जैसे ही कोई विपक्ष की पार्टी जो उस ब्रैकेट में खेल रही है जहां पे वो एक दूसरे का वोट खा रहे हैं, वो बीजेपी के वोट को लेने के लिए कोशिश करती है, किसी भी तरीके का सॉफ्ट हिंदुत्व का कोशिश करे, बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करे, फोटो छपवाने की कोशिश करे नोट में, तो उसको नुकसान हो जाता है। अलग अलग पॉकेट्स के नतीजे आपको हर राज्यों में दिखेंगे, ये कार्तिकेय के पास डिटेल डेटा होगा। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि जो विक्ट्री, जो जीत है, जो बार बार कार्तिकेय कह रहे कि मोदी जी की जीत है, ये डेफिनेटली उनकी जीत तो है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन उसी जगह पे जब दिल्ली के हम खास एग्जाम्पल से ही शुरू कर लेते, इतने सालों के शासन के बाद भी वो बिल्कुल नेक एंड नेक जाके पहुंचे जहां के केजरीवाल जी हमेशा एक स्वीप कर देते थे, वहां पे आप वहां खड़े हो गए जाके जहां पे उनको ट्रबल लग रही है कि इतने कम मार्जिन पे हम लोग आगे खड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इस जीत को? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि कम से कम ये जीत मेरे लिए कोई चौंकाने वाली जीत नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी की गुजरात में जो स्थिति है वो थोड़ा सा मेरे अनुमान से उलट है। उलट मतलब मुझे लगता था कि 10% के आसपास मत होंगे, उतने मिलेंगे, लेकिन सीट नहीं मिलती दिख रही थी। और मेरा 6 सितंबर का पिंड ट्वीट है, अभी भी वो है, कि भारतीय जनता पार्टी 1985 के कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, भाजपा का मत प्रतिशत 50 के पार जा सकता है, कांग्रेस 1985 में मिली जनता पार्टी की सीट संख्या पर सिमट सकती है, आम आदमी पार्टी 0 थी और 0 ही रहेगी। अब यहां आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीत ली, और इसीलिए मैं इस पूरे चुनाव को कैसे देखता हूं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बहुत बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। वो लक्ष्य भारत की राजनीति में अद्भुत है कि आप 50% से ज्यादा मतदाताओं को अपने पक्ष में करें। आजादी के बाद कोई ये कर नहीं पाया है। बरसों बरस कांग्रेस सत्ता में रही, दूसरी सरकारें नहीं, एक आध बार किसी को मिला होगा, लेकिन कभी ये लगातार कोई नहीं कर पाया। गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर थे, भाजपा और कांग्रेस के बीच में 10% का अंतर होता था, वहां भी वो नहीं हो पाया। और इस बार जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि नरेंद्र से बड़ा रिकॉर्ड भूपेंद्र बनाएंगे, तो नरेंद्र मोदी के मुंह से ये सुनते हुए कई बार लगता था कि कितना बड़ा रिकॉर्ड बना देंगे। और ये जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट है, दोनों मिलके उनसे करीब करीब 9-10% से ज्यादा कम हो जाता है। तो यानी पहले जो कांग्रेस और भाजपा का फर्क था 10% का, और ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, 1995 से आज तक का डेटा बता रहा हूं, तो आज भी वही जस के तस है। दोनों मिल गए, तीनों मिल गए, चारों मिल गए, तब भी ये हुआ। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, गुजराती कैसे सोचता है। अरविंद केजरीवाल जब गुजरात में राजनीति करने आते हैं
तो 3% मतदाता जो कांग्रेस के साथ रहता है वो चला जाता है कहां? भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो कहता है कि हम भाजपा के विरोधी हैं, लेकिन गुजराती अरविंद केजरीवाल की राजनीति को वहां बर्दाश्त नहीं करता है। और 27 साल के शासन के बाद अगर वहां ये स्थिति है तो दरअसल पूरे देश में ये सामान्य मान लिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सफलता है कि भैया इनको हटाया नहीं जा सकता। बहुत शानदार जीत है। ये हुआ गुजरात। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बिना किसी नानुकुर के जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग सिंह ठाकुर, साथ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनका दोष है। क्यों दोष है? देखिए, ये बात जो भी जमीन पे गया उसको पता था। ये बार बार कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही, कांग्रेस ऊपर जा रही। कांग्रेस बहुत ऊपर चली गई थी। लास्ट मिनट कैंपेनिंग में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि मेरे चेहरे पर वोट दो, ये जोखिम कोई ले नहीं सकता है। जहां पता हो कि हर 5 साल में 1985 के बाद सरकार बदलती ही बदलती है। इस वजह से आपको ये अंतर कम दिखा, जिसका जिक्र प्रतीक भी कर रहे हैं। और वहां 68 में 22 बागी हैं। ये सामान्य बात नहीं है। ये जो राजनीति जानते हैं, हम कंप्यूटर पे बैठ के एनालिसिस करें बात अलग है, लेकिन जब आप जमीन की राजनीति समझते हो, और चूंकि मैं टीवी में स्टूडियो में भी बहस करता हूं और चुनाव कम से कम 2 दशक से ज्यादा समय से जमीन पे भी उतर के देखता हूं, गुजरात भी होके आता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत कठिन चुनाव था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मुझे लगता था कि बहुत बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। आंकड़ों में भले दिखे, लेकिन ये जो स्थिति है, ये जगत प्रकाश नड्डा के ऊपर सवाल खड़ा करेगी, अनुराग ठाकुर के ऊपर सवाल खड़ा करेगी। मुख्यमंत्री है तो जयराम ठाकुर के ऊपर सवाल खड़ा ही होगा। एमसीडी चुनाव की बात करें तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को कूड़े के पहाड़ पर खड़े अरविंद केजरीवाल ने हरा दिया। इसको मानना चाहिए। ठीक है, एग्जिट पोल कुछ भी बताए, एग्जिट पोल क्लीन स्वीप बताए, तो ये तो अरविंद जी की एक शैली है। और अगर वो झूठ बोलकर चुनाव जीत रहे हैं राजनीति में, तो वो और झूठ बोलेंगे। वो कूड़े के पहाड़ पर खड़े हो जाएंगे, यमुना की गंदगी नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये राजनीति है, जो जीतेगा उसकी बात करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि देखिए, दिल्ली में हमारे सामने कोई नहीं। सीधे सीधे आज के बाद भारत की राजनीति बदल गई, कांग्रेस धुरी नहीं रह गई। ये भारतीय जनता पार्टी बनाम आप हो सकता है, या जो ढेर सारे चेहरे हैं, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी, केसीआर, उनकी भीड़ में एक और अरविंद केजरीवाल खड़े हुए। मुझे लगता है भारत की राजनीति अब इस तरह से बदली है। इसको कांग्रेस को भी स्वीकारना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी देखना होगा कि जो नई राजनीति अरविंद केजरीवाल की है, उनको कितना डैमेज करती। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं, लगभग वही बात कार्तिकेय भी कह रहे हैं। और मैंने ये बात इसलिए कही, मुझे हालांकि कहना नहीं चाहिए था, कि क्योंकि मैं एंकर हूं, मुझे क्यों कहना चाहिए था कि हिमाचल की हार सिर्फ बागी और संगठन की कमजोरी थी। जो आप नाम लेके कह रहे हैं, मैं नहीं नाम ले सकता। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आता हूं मैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका चुनाव अड्डा में। और आज 2 परिणाम है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने इससे पहले काफी विश्लेषण किया कि नतीजों के क्या मतलब है, क्या मायने हैं। अलग अलग अपने अपने लोग तर्क रख रहे हैं। रिक्वेस्ट के साथ कि समय हमारे पास कम होगा, लेकिन मैं सबसे एक बार जरूर बात करूंगा। तो शरद जी, आपके पास आ रहा हूं। जो बात हर्षवर्धन और कार्तिकेय कह रहे हैं, आप उसका जवाब दें। नहीं, देखिए, हम इस बात का आकलन कर रहे हैं कि कहां पर कमी रह गई, कहां पर हमसे चूक हुई है। लेकिन ये बात भी सही है कि हिमाचल का जो इतिहास है, हर कोई जानता है कि हिमाचल में किस तरह की जीत और किस तरह की हार होती आई है। और इस बारे में हम कहते हैं कि हमारी जो हिमाचल में हम चूके भी हैं, तो बहुत मार्जिनल वोटों से चूके हैं। और ये बात सही है कि कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, तभी हम चुनाव हारे हैं। लेकिन हाँ, इसको लेकर समीक्षा करेंगे और आगे हिमाचल की जनता के जो मुद्दे उनको उठाते भी रहेंगे। पर अगर आप देखेंगे समग्रता में, तो निश्चित तौर पर चाहे एमसीडी की बात हो, एमसीडी में बहुत सारे लोग बैठते थे और कहते थे नहीं, बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा। आप सत्येंद्र जैन का क्षेत्र देख लीजिए, आप मनीष सिसोदिया जी का क्षेत्र देख लीजिए, हर जगह से आम आदमी पार्टी को वहां पर हारना पड़ा है। तब जबकि अरविंद केजरीवाल जी और तमाम सारे जो जर्नलिस्ट थे, वो बहुत बड़े वायदे कर रहे थे, बहुत बड़े दावे कर रहे थे। हिमाचल में आप देख लीजिए, नतीजे बहुत, हम तो मानते हैं कि नतीजे बहुत हमारे फेवरेबल हैं। ठीक है, हम चुनाव नहीं जीत पाए। गुजरात की बात करिए, गुजरात में आप देखिए किस तरह के नतीजे आए। तो निश्चित तौर पर जहां कुछ चूक हुई उसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन हाँ, हम ये मानते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे जितने भी नेतृत्व में सबने बहुत अच्छा काम किया है। और गुजरात की जनता का भी धन्यवाद है, दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद है, हिमाचल प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद है।
अनुमा जी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आपके लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट बन रही है? आपके जहां जहां भी, जैसे दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, अभी गुजरात हो गया, इससे पहले पंजाब था, आप लोग हमेशा मेन टारगेट करके बीजेपी को चलते, लेकिन एक्चुअल में आपको नुकसान ज्यादा आम आदमी पार्टी पहुंचा रही है, तो इस पर विचार करेंगे आप लोग कि नहीं? बहुत विचार करते हैं हम नीरज जी, लेकिन एक चीज मैं देखती हूँ कि जब आप विपक्षी पार्टियों का नाम लेते हैं तो उनको फलाना ठिकाना भी बोल देते हैं। किसको बोला मैंने? सबके नाम लिए मैंने, सबके नाम लिया, वीडियो देख लीजिएगा। आप थोड़ा पीछे जाके देखिएगा। मैं देखा, मैंने सोच के बोला, मैं बिना सोचे नहीं बोलता। जी खैर, कंटिन्यू करें। आप तो हर बार टोक देते हैं। मेरा यह कहना है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, ये सबके लिए सही है। और दूसरी चीज ये कि एक प्रदेश, उसमें अनप्रेसिडेंटेड जीत ठीक है, हुई है, और उसके लिए मैंने बधाई भी दे डाली है। और हमारा जो जिम्मा, हमने कहा आपसे कि हमने काम करना 3 साल पहले शुरू किया था, लेकिन हमारा जो प्रयोग था, हो सकता है उस प्रयोग का ये सही समय नहीं था जब हमने उसे किया, और वो सारा एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो गया उसका। तो हम उसको भी बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और गुजरात की जनता के सरोकार हम उठाते रहेंगे और अपने आप में सुधार भी लाएंगे। और जहां तक हिमाचल की बात है, वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था बीजेपी का। जयराम ठाकुर एक अकर्मण्य मुख्यमंत्री थे, इसीलिए उनका नाम पोस्टर से हटाकर मोदी जी का नाम वहां डाला गया। और नरेंद्र मोदी जी ने आजकल इस देश के सारे चुनावों को, छोटे से छोटे चुनाव को, केवल वही एक सरोकार रह गया है। हमारे देश के बाकी पैरामीटर, अर्थव्यवस्था, सब पीछे जा रहे हैं। तो जहां उनकी जीत जो है वो बम्पर है, मैं एग्री करती हूं, लेकिन वही दूसरी तरफ हम जो सरोकार उठाते हैं, हम सरोकार उठाते रहेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा उसी का एक जरिया है जो आप देख रहे हैं, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, इस बार हम नहीं कर सके, आगे हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बिल्कुल। कोतवाल जी, कांग्रेस आपको नहीं ले रही सीरियसली? आप कह रहे हैं ये इनके वोट इतने खाने के बावजूद वो कह रही है कि नहीं? देखिए जी, कांग्रेस हमें सीरियसली ले ना ले, हाँ। ये सीधी बात दिख रही है। ये इलेक्शन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इलेक्शन की पूरी, अगर आप पूरी पृष्ठभूमि देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस सीरियसली हमें ले रही हो ना ले रही हो, भारतीय जनता पार्टी हमें सीरियसली ले रहे हैं। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गांधीनगर आके एक डेमो स्कूल का इनॉग्रेशन करना पड़ता है 27 साल बाद, तो ये दिखाता है कि जो वहां पे इतनी भारी मात्रा में जीतने वाली पार्टी है वो हमें सीरियसली ले रही है। और अच्छी ही बात है, चाहे इलेक्शन जीता जाए या ना जीता जाए, कम से कम मुद्दों की राजनीति 27 साल में पहली बार गुजरात में देखने को मिली थी। जी प्रतीक जी, चर्चा आपने सुनी होगी, मेरे ऊपर भी अटैक हो रहे हैं बहुत सारे। मैं आपसे कोई कमेंट करना चाह रहा था? मैं एक बात, छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हाँ। अटैक को, एंकर को बहुत तैयार होना चाहिए, और आप बहुत मैच्योर हैं उसमें, मुझे मैं तो तैयार हूँ। मैच्योरिटी के साथ आप करते हैं, और जी बिल्कुल तैयार होना चाहिए। और एंकर के लिए बहुत ये सब सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं एक बात करूं, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता कोतवाल साहब बैठे हैं, तो हृदय व्यक्ति हैं और बड़ी अच्छी एनालिसिस है। करें वो सीरियसली ले रहे हो ना ले रहे हो, बीजेपी मुझे बड़ी सीरियसली ले रही है। देखिए, जब आपके पास 77 सीटें थी, मैं छोटा सी बात कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। मोदी स्टाइल ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, ये वो है जो मैंने पिछली बार में आपसे कहा था परसों, वही बात मैं आज कह रहा हूं। उन्हें मालूम था कि 99 का मतलब क्या होता है, उन्हें आज मालूम है कि 157 का मतलब क्या है। उन्हें यह भी मालूम था कि 99 का मतलब क्या था। तो जब 99 का मतलब मालूम था तो वो ऑपरेशन करना जानते हैं, पूरी कैबिनेट बदल सकते हैं, उनके पास है ये कुव्वत। वो ये चाहते हैं कि 19 लोगों को टिकट नहीं देंगे हम, वो ये भी जानते हैं। और आप एक बात और बता रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। 10 राज्यों के चुनाव होने 23 में आगे क्या, इस जीत का मतलब क्या, क्योंकि डिबेट तो आगे जानी चाहिए, इस जीत का मतलब क्या और आगे क्या होगा। 23 का में 10 चुनाव, 24 में लोकसभा का चुनाव। मतलब ये कि जी हमारा सीधा मतलब ये है कि इन 10 चुनाव में आप देखिएगा, जहां जहां होना है उसमें एक मैनेजमेंट आपको दिखेगा और निर्णय होते दिखेंगे। समझ में आएगा जो इलेक्शन का की जो स्टाइल है, वो कह रहे कि इलेक्शन पे इलेक्शन, भाई कांग्रेस भी तो लगातार चुनाव जीतती थी ना देश में, तो वो कहेंगे ये इलेक्शन ही पे इलेक्शन होते रहते हैं। ये बात नहीं है इलेक्शन पे, ये लोकसभा का, ये जिस लोकतंत्र का एक वो है।
तो हम चुनाव तो करते हैं, या तो एक बार में सारे चुनाव करा लीजिए, ये बात सच है, खर्चा बहुत होता है, लेकिन एक बार करवा लीजिए, खत्म करते हैं सब। लेकिन उस पर भी सहमति नहीं है। नहीं देखिए, लेकिन ये जो मैंने कहा था कि जो एक मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है चुनाव का, उसमें इतना अच्छा कि अगले दिन वो बैठ जाते हैं कि मुझे मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, कर्नाटक का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव करना है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो जानते हैं, उन्हें मालूम है कि आप कहेंगे महंगाई का मुद्दा नहीं लेते, कैसे नहीं लेते, उन्हें मालूम है चुनाव में जाएंगे और सामने खड़ा होगा महंगाई का मुद्दा। तो ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है ना, बनाइए ना, किसने रोका है? आप बनाइए, महंगाई बनाइए, बेरोजगारी बनाइए, जो मर्जी सो बनाइए। मैं तो इसके पक्ष में हूं कि आप मुद्दे बनाइए और उसी मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। कार्तिकेय, एक चीज बताइए, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। अभी जो इलेक्शन हुए, अब अगले साल बहुत सारे इलेक्शन राज्यों के भी हैं, 2024 का भी है, इससे कोई संकेत मिलते हैं क्या इन तीनों इलेक्शन से? जी, मैंने आपको बताया कि बीजेपी के लिए मुझे क्या संकेत दिखते हैं कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी को डिफेंड करने के लिए मोदी जी का फेस काफी हद तक कारगर है, एक्सेप्ट उन केसेस में जहां पर विपक्ष के पास एक क्रेडिबल लोकल लीडरशिप है जो इलेक्शन को नेशनल और मोदी फेस से नीचे लाकर ग्राउंड के मुद्दों पर ले आती है, तब बीजेपी को एक चुनौती मिलती है, जैसा कि हम दिल्ली में देखते हैं, बंगाल में देखते हैं, शायद छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। तो बीजेपी के लिए तो खैर मैंने जो बोला वो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। कांग्रेस के लिए आई थिंक ये भी एक लर्निंग है कि कांग्रेस को लोकल लीडरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा। सेंट्रल लीडरशिप ने जो विम्सिकल डिसीजंस लिए, जैसे कि पंजाब में जो लिया, सेंट्रल लीडरशिप की गलती थी पूरी, लेकिन हिमाचल में मुझे लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप ने ठीक ठाक इलेक्शन पीछे से मैनेज किया। वहीं गुजरात में उन्होंने पूरा चुनाव खाली छोड़ दिया, एकदम मैदान खाली छोड़ दिया। लेकिन एक और अहम बात यह रहेगी जो आपने जिस पर इसका जिक्र किया, इस समय कांग्रेस के लिए बड़ा सरदर्द, बीजेपी से बड़ा सरदर्द आम आदमी पार्टी है, खासकर कि उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो एक जीरो सम गेम है। तो जहां जहां कांग्रेस कमजोर है वहां आम आदमी पार्टी उनके लिए बड़ा थ्रेट रहेगा। तो मुझे लगता है वो उनके लिए लेसन है। बट नीरज जी, मैं आपकी एक बात को थोड़ा उस पर बात करना चाहूंगा। हिमाचल में जैसे हम कह रहे हैं कि कांग्रेस की बारी थी तो वो आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में इलेक्टोरेट ने ये जो ऑटोमेटिक रोटेशन डोर पॉलिसी है ये बंद कर दी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, केरल में ये नहीं हुआ, कांग्रेस की बारी थी, वो नहीं जीती। उत्तराखंड में ये नहीं हुआ, कांग्रेस की बारी थी, वो नहीं जीती। तो अगर वो हिमाचल में जीती है, इसका मतलब वो कुछ कन्वे कर पाई वोटर को जो वो बाकी चुनाव में नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगता है इसके लिए उनकी लोकल लीडरशिप और सेंट्रल लीडरशिप को हमें क्रेडिट देना चाहिए। रिवॉल्विंग डोर, मुझे लगता है वोटर हैज बिकम स्मार्टर देन दैट। तो वोटर अब मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए नहीं करता कि 5 साल में रोटी सिकती रहे। हाँ ना, बिल्कुल। ये हम उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ, और पंजाब में 2012 में ऐसा हुआ, और हर बार नीरज जी आप देखेंगे कांग्रेस की बारी थी और कांग्रेस की बारी हाथ से चली गई। लेकिन इस बार हिमाचल में उन्होंने कुछ ऐसा किया, प्लस जो बीजेपी की इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अगर वो कांग्रेस की होती तो हम कांग्रेस को बोलते कि आपने गलत मैनेज किया। तो बीजेपी के लिए भी सेम मापदंड अप्लाई होता है, एज एन एनालिस्ट मैं बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो हमारा आपका इसमें डिसएग्रीमेंट नहीं है कि मिसमैनेज किया इन्होंने, ठीक है, इसका परिणाम सामने है इनके। तो कांग्रेस ने लेकिन काफी बार सामने आई हुई थाली में से खाना लेना मना कर दिया। इस बार उन्होंने उसको इज्जत से ठीक तरीके से लिया और उनकी सरकार बनी। तो क्रेडिट चाहे लिमिटेड हो, गुजरात जितना ना हो, लेकिन क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, तो मैं वो क्रेडिट उनको देना चाहूंगा। बट ऑफ कोर्स बीजेपी की एक महा विक्ट्री है गुजरात में, 182 सीटें, 26 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पार्लियामेंट की, तो बहुत बड़ा उसका स्कोप हो जाता है। तो ऑफ कोर्स वो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। एग्जैक्टली। देखिए, इस बात की खुशी है नीरज जी, आखिरी बात, कि हम साल का अंत 1-1-1 से कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्चुअली नहीं, सुबह तो हम लोग मजाक में कह रहे थे कि भाई सभी के दफ्तर में मिठाइयां बट रही होंगी, आप चाहे जिधर चले जाओ उधर ही आपको मुंह मीठा करने को मिलेगा। सब इस समय जश्न में है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर किसी भी लोकतंत्र में शायद एक पॉइंट के बाद सही, ठीक है। तो देखिए, हिमाचल की जीत उन्होंने कर ली है, जो जीता वो सिकंदर, उसको सैल्यूट, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम लोग तो विश्लेषण करने बैठे इसलिए बातें हो रही हैं, उनकी जीत को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एक बात जो आपने कही ना, उस पे मैं ये क्वेश्चन ले बना रहा हूं। आपने कहा कि जो वोटर की बात कर रहा हूं कि वोटर स्मार्ट होगी। हाँ जी, नहीं ठीक है, वोटर तो स्मार्ट होता ही है, वो तो सोच के देता है। आपने कहा कि कहीं कहीं पे, ये क्वेश्चन के तौर पे पूछ रहा हूं मैं हर्षवर्धन आपसे, कि मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे और वो डेफिनेटली सबसे बड़े फेस, सबसे क्रेडिबल फेस है, और
जीतते हैं। तो कार्तिक ने एक बात कही कि जहां लोकल बहुत वीक है, मान लीजिए कहीं पे, या बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रही, वहां पे दिक्कत हो सकती है। इसमें हल्का सा एक फर्क मुझे दिखता है, वो मेरा सवाल है, मेरा व्यू नहीं है। जब मोदी जी का चुनाव होता है, यानी उनको प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव होता है, तो वहां पैटर्न बदल जाता है। दिल्ली इसका बेस्ट उदाहरण है। लेकिन जब विधानसभा होता है तो पैटर्न बदल जाता है। तो हो सकता है किसी राज्य में थोड़ी वीक परफॉर्मेंस हो, किसी, अब हिमाचल का ही ले लीजिए उदाहरण, कि जयराम ठाकुर से लोग बहुत खुश नहीं हुए तो इसलिए उनकी सरकार बदल दी। लेकिन जब मोदी जी अपने लिए चुनाव लड़ने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव, तो बदल जाता है। तो 24 के लिए इससे कोई संकेत लेना चाहिए, या मेरा एनालिसिस गलत है? नहीं, देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि इसमें कहीं कोई जरा सा भी जिसको कहें कि काटने की गुंजाइश नहीं है। कार्तिकेय जो कह रहे हैं वो एकदम ठीक बात है, और मैं तो इसको लोकल लीडरशिप की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने तो पहला सवाल खड़ा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा। मैंने बहुत बड़ी बात कही है, शायद उसको आप लोगों ने नोटिस नहीं किया। बार बार कहा जाता है कि मोदी और शाह इतने डोमिनेंट हैं कि कुछ काम नहीं करने देते। नेशनल लेवल पर नड्डा जी तीसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन भाई, आपका जो गृह राज्य है, छोटा सा राज्य है, वहां भी अगर मोदी जी को ही काम करना पड़े तो इससे बड़ी चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होगी? 2024 के लिए बहुत क्लियर कट है। मैंने जो कहा था उसको दोहराता हूं। अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेताओं की श्रेणी में एक और जुड़ गए हैं। कांग्रेस के लिए जो धुरी थी वो खत्म हो गई है। मोदी को, नरेंद्र मोदी को 2024 में कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, लोकल छोड़िए, नेशनल से लेकर स्टेट लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी को आफ्टर मोदी सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर संकट होना तय है। और एक चीज और जोड़ दूं बस, वो जो लीडरशिप को, सेंट्रल लीडरशिप को कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो है वो क्या कहते हैं, उनको थोड़ा सा तारीफ मिलनी चाहिए, प्रशंसा। तो भैया बहुत प्रशंसा है, राहुल जी दूर रहे चुनाव से, कांग्रेस कहीं कहीं जीत जाएगी। खालिद जी, आपका कमेंट सर। देखिए, जैसा अभी बात हो रही थी कि आने वाले चुनावों में मोदी जी पे कितनी डिपेंडेंसी रहेगी। देखिए, आने वाले जो चुनाव हैं वो सारे वो राज्य हैं ज़्यादातर जहां पे जो बाइपोलर स्टेट्स हैं। कांग्रेस और बीजेपी ही वहाँ मेन पार्टीज हैं ज़्यादातर। उसमें देखें, अगर छत्तीसगढ़ देख लें, राजस्थान देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, कर्नाटका भी बाई एंड लार्ज, हालांकि वहाँ पे जेडीएस भी है। तो यहाँ पे अनडाउटेडली बीजेपी की डिपेंडेंसी मोदी जी पे है। और क्योंकि राजस्थान में आप जानते ही हैं वहाँ के जो लोकल बीजेपी लीडरशिप है उसका क्या हाल है। रही बात कांग्रेस की, अगर मैं कहूँगा तो कांग्रेस को यहाँ पे जो ये स्टेट्स हैं, यहाँ पे उनके जो रीजनल लीडर्स हैं, जिन्हें रीजनल क्षत्रप्स भी कहा जाएगा, वो ठीक ठाक इन्फ्लुएंशियल हैं। यहाँ पे कांग्रेस को अगर ये चुनाव जीतने होंगे तो लोकल लीडरशिप को उनको जो है काफ़ी स्पेस देना होगा, और साथ में ही सेंट्रल लीडरशिप को भी वहां पे वक्त देना होगा। गुजरात की तरह जो है उनको स्पेस नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप स्पेस छोड़ेंगे तो जैसा कि एक थर्ड पोल हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, हिंदी हार्डलैंड में स्पेशली आम आदमी पार्टी का इमरजेंस हो रहा है। जैसे गुजरात में हम देखेंगे कि अगली बार दोनों पार्टी को चैलेंज ये रहेगा, कांग्रेस को चैलेंज रहेगा कि 27% वो अपना वोट शेयर बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी के लिए इसलिए कि बीजेपी के लिए इट वॉज ऑलवेज कंफर्टेबल टू हैव कांग्रेस एज एन अपोजिशन, जिनको आराम से मैनेज कर पाते थे। जी सर। जो द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो आम आदमी पार्टी की है एग्रेसिव, उनको एज एन अपोजिशन हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। रही बात इस अनडाउटेडली के बीजेपी की, कार्तिकेय की मैं इस बात से एग्री करता हूं, डिपेंडेंसी मोदी जी में बढ़ती जा रही है। लेकिन साथ साथ हमें ये देखना चाहिए कि मोदी जी का चेहरा, इसी जगह रोकूंगा, उसकी वजह है कि जिस तरह की इलेक्शनरिंग वो कर रहे हैं। इलेक्शन तो मैं भी कुछ 2 लाइन रख दूं। इंदिरा जी, राजीव जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अटल जी, मोदी जी, फिर इसके बाद उधर रीजनल पे चले आई तो ममता जी, मुलायम जी। एक ही आदमी होता है लीडर, पूरा सिस्टम एक साथ चुनाव में नहीं होता है। एक आदमी के नाम पर पार्टी में वोट पड़ता है, उसकी सत्ता के लिए वोट पड़ता है। इसलिए मोदी जी की डिपेंडेंसी को आप लोग बहुत डीप डाउन जाके देख रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर डिपेंडेंसी होगी और यही रहेगी। किसी भी दल में आप जाइए, एक ही आदमी होता लीडरशिप जो लीड करता है, बाकी 9 उसके फॉलोअर होते हैं और उसी पे चुनाव जीता जाता है। दूसरी बात कि जो 3 इलेक्शन के हम लोगों ने रिजल्ट देखे 2 दिनों में, इन तीनों में लेसन्स हैं तीनों पार्टियों के लिए कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कोई एनरोड कर रहा है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चल रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं है, तो इन तीनों दलों के लिए कुछ ना कुछ इसमें लेसन्स हैं जो पढ़ने चाहिए।
इसी लाइन के साथ बत्रा जी समाप्त करूंगा, समय बिल्कुल खत्म है। अभी चर्चा आगे चलेगी, जब और डिटेल हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे तो उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।